Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर नंबर 6। टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया हुआ था सेंटर ऑफ मास, पेज नंबर 108, टॉपिक नंबर 4.4 सेंटर ऑफ मास हमने स्टार्ट किया हुआ था। ये टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर हमने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, बेसबॉल का जो एग्जांपल था वो भी मैंने दे दिया था आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे साथ जो इसके साथ रिलेटेड है कि डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। ये हमारा टॉपिक है आज का, लेकिन कल वाला टॉपिक एक बार फिर रिवाइज कर दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे लर्न किया होगा, क्योंकि मैंने इसे आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, अच्छा बेटा, सेंटर ऑफ मास क्या है? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है, चाहे वो आप अपना बॉल पॉइंट ले ले, पेन ले ले, मार्कर ले ले, बुक ले ले, रबड़ ले ले, जो भी चीज़ आप लोग ले ले, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाए गए हैं। किस चीज़ से? नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाए गए हैं। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल का अलग अलग मास होता है, हर एक पार्टिकल का अपना अलग अलग मास होता है। ठीक है, जब ये सारे पार्टिकल कंबाइन हो जाए, इन सारों की मासेस को हम ऐड कर दें, तो इस ऑब्जेक्ट का मास बन जाता है। लेट सपोज आप लोग पेंसिल को कंसिडर कर लें, ठीक है, आप लोग मोबाइल फोन को कंसिडर कर लें, आप लोग बुक को कंसिडर कर ले, किसी भी चीज को आप कंसिडर कर ले, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल से बनाए गए हैं, और हर एक पार्टिकल्स का अपना अपना अलग अलग मास होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। अब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो सारा मासेस है, मतलब 10 पार्टिकल्स है, या लेट सपोज 11 पार्टिकल्स है, या 12 पार्टिकल है, या 30 पार्टिकल्स है, तो इसके साथ साथ दरमियान में जो पार्टिकल्स मौजूद है, इसके साथ साथ दरमियान में जो हमारे साथ पार्टिकल्स मौजूद है, ठीक है, वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? मतलब लेट सपोज हम लेते हैं 100 पार्टिकल्स, तो 100 में जो 50 पार्टिकल है, ये सेंटर हो गया। 50 हमारे साथ क्या है? सेंटर हो गया। या 10 ले ले, तो 10 में 5 हमारे साथ हाफ हो गया। ठीक है, तो ये 5 क्या है? इससे इक्वली और डिवाइड हो गए। ठीक है, अब इसी तरह हमारे साथ जो पार्टिकल्स मौजूद है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, इस ये हर एक साइड पे इक्वली डिवाइड हो जाए, मतलब लेफ्ट साइड भी इक्वल भी डिवाइड हो जाए, राइट साइड भी इक्वली डिवाइड हो जाए, अपवर्ड भी इक्वली डिवाइड हो जाए, डाउनवर्ड भी इक्वली डिवाइड हो जाए, हर एक पॉइंट पे क्या हो? सेम नंबर ऑफ पार्टिकल हो, लेकिन ये सेंटर, सॉरी, हर एक पॉइंट पे क्या हो? सेम नंबर ऑफ पार्टिकल हो। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्टिकल सेंटर में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ पार्टिकल, और इसके मास को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं, क्योंकि इसका जो मास है, इस पॉइंट से हर एक पार्टिकल के मास को डिवाइड किया गया है, हर एक पार्टिकल का मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर से। ठीक है, इसी वजह से हम इसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से। ठीक है, किस तरह हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जब आप लोग ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई कर दें, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन नहीं करेगा। जब आप लोग सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई कर दें, ठीक है, आपने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन नहीं करेगा। ये पॉइंट अपने जहन में याद रखिए। अब अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पे आप लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में रोटेटरी मोशन भी आ सकता है। ठीक है, फिर रेज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था कि रेज्ड ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिस जो सख्त हो। ठीक है, इसके बाद हम आ गए, इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, बुक पेज नंबर 1094.8 फिगर की तरफ देख ले, मोशन ऑफ बेसबॉल बैट। ठीक है, इसकी तरफ अगर आप लोग देख ले कि जब हम इसे मोशन देते हैं, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है,
वो बिल्कुल इक्वली मोशन करे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या करे, बिल्कुल इक्वली मोशन करे, ठीक है। मतलब ये चेंज नहीं होता, इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता, लेकिन इस बेसबॉल का जो अप है या डाउन साइड है, ठीक है, एंड है या सिर है, इन दोनों का, ठीक है, तो वो हमारे साथ रोटेट होते हैं, वो चेंज होते हैं, वो अलग मोशन करे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास हमारे साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ एक पॉइंट आया हुआ था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या आया था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या चीज? याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है, ठीक है, द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर टू एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट के सारे वेट अपेयर हो जाए, वो पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट के पूरा वेट क्या हो जाए, अपेयर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वो पॉइंट जहां पे सारा वेट अपेयर हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अब वेट क्या चीज है, आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा है, डाउनवर्ड फोर्स है जो कि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रही है। जाहिर सी बात है, एक ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी। वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? W इज इक्वल टू एम जी, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब जब आप लोगों के साथ मास है ऑब्जेक्ट का और ये अर्थ से एक खास डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर वेट होगा, ठीक है, वो वेट बराबर होगा W इज इक्वल टू mg, the point where whole weight of the body appear to इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो पॉइंट जहाँ पे पूरा वेट अपेयर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको हम डिनोट करते हैं सी जी से। किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं? जी, सी जी से। इसको हम किस तरह पॉइंट कर सकते हैं? व्हेन ए फोर्स एफ इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी अप्लाइड ऑन सी जी ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड। जब हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर दे बिल्कुल अपोजिट वेट की, बिल्कुल अपोजिट फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? बैलेंस बन जाता है। जिस तरह हमने ये टॉपिक नंबर फर्स्ट में फोर्स डायग्राम में एक बुक हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ था, तो ये टेबल इस बुक पे फोर्स अप्लाई कर रहा था अपवर्ड की तरफ पर, और ये बुक का जो वेट था वो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए और ये ऑब्जेक्ट, ये बुक जो था वो बिल्कुल रेस्ट में था। जब हमने टेबल को हटाया तो ये बुक बिल्कुल डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा था। किस चीज के डायरेक्शन में? डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था। जब ये बिल्कुल डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था तो मतलब इसका ये है कि यहाँ पे हमारे साथ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इस पे एक्ट कर रही है, सिंपल। और सिर्फ एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फोर्स है और फोर्स नहीं है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है जी? जो ऑब्जेक्ट पे वेट, ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर हम किसी इस तरह डिफाइन कर सके या मतलब किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल ले दिया कि 10 पार्टिकल है, 20 पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है, 1000 पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, तो इसी तरह इस ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। जब इन सारे वेट को कंबाइन कर दे तो ये ऑब्जेक्ट का वेट बन जाता है। अब ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के सेंटर पे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अब हमने हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बुक के पेज नंबर 109 की तरफ अगर आप देख ले, यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, इन दोनों की हमारे साथ जो रिलेशन है, ठीक है, वो क्या है? ठीक है, आप देख लिए बुक पेज नंबर 109 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिए बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 109 पे। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ भी देख सकते हैं या अपनी बुक की तरफ देख ली। सेंटर ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के साथ क्या होता है, मतलब सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, मतलब आप जितने ऊपर जा रहे हैं उतना आपके साथ एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है। किस तरह कम होता जा रहा है? इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 में काफी डिटेल में आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। यूनिट नंबर 5 टॉपिक नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, वहां पे आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है, कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन किस तरह हमारे साथ कम होती जा रही है, ठीक है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जितना आप लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतना आप लोगों के साथ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट द वेरिएशन इज नेग्लिजिबल, मतलब अगर आप लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है, तो इसका जो वेरिएशन होगा, मतलब इसका जो चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा जीरो की। द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फॉर मोस्ट ऑफ द मोस्ट सेम एट ए सेंटर ऑफ मास, बहुत सारे मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, बराबर होती है। अब कब बराबर होगी, जब उसका अर्थ से एक खास डिस्टेंस पे हो, मतलब हम वेरिएशन चेंज ना करें, मतलब बुक टेबल पे पड़ा हुआ है तो इस टेबल तक यहाँ पे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या है, सेम है। अगर आपने इस बुक को उठाया और थर्ड फ्लोर पे ले गए, फोर्थ फ्लोर पे ले गए, तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास पर चेंज होगा। याद रखिए कि मास चेंज नहीं होता और ग्रेविटी चेंज होती है। जितना आप लोग अपवर्ड जा रहे हैं तो आपके साथ ग्रेविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये था हमारे साथ इसका जो डिफरेंस और इसके साथ जो सिमिलरिटी थी वो तो हमने पढ़ ली। अच्छा, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पेज नंबर 1010 पे जो हमारे साथ टॉपिक है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास पर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बेटा, याद रखिए, ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका में हमारे साथ मास जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हर एक डायरेक्शन में। हाँ, आप अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर ली या लेफ्ट राइट की बात कर ली, ठीक है, तो यहाँ पे जो मासेस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप अपने बुक की तरफ देख ले। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होमोजीनियस हैविंग सेम डेंसिटी, होमोजीनियस का मतलब क्या, हैविंग सेम डेंसिटी थ्रू आउट स्फीयर, क्यूब, सर्कल, डिस्क और रेक्टेंगुलर प्लेट इज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। याद रखिए कि आप लोग ले ली किस चीज को, स्फीयर को ले ली। यहाँ पे आप लोग फिगर 4.9 की तरफ देख ले, ठीक है, इसमें आप लोगों के साथ स्पेयर दिया गया है, क्यूब दिया गया है, ठीक है, सर्कल दिया गया है और डेस्क दिया गया है। इन चीजों की तरफ अगर आप लोग देख ले तो इसका जो ज्योमेट्री है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट इज इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसके सेंटर पे क्या है, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कल सिलेंडर आर कोन इज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सो ऑन। इसी तरह इसका जो एक्सिस है, मतलब आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, तो x और y सिस्टम ले ली, क्या x और y ले ली, ठीक है। तो ये एक खास पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे x एक्सिस ड्रा कर दे या y एक्सिस, लेट सपोज यहाँ पे ये मैंने y एक्सिस ड्रा कर दिया और ये x एक्सिस मैंने ड्रा कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले कि सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, यहाँ पे जो सेंटर पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ये हमारे साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है। इसी तरह आप लोग स्पेयर के बारे में बात कर ले तो इसी तरह इसका भी आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ सेंटर पे आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। क्या मतलब यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सेंटर पे होगी, मतलब चेंज नहीं होगी, ठीक है। याद रखिए कि इसको हम रेगुलर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसे हम रेगुलर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। रेगुलर ऑब्जेक्ट हम किस तरह कह सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लें कि रेगुलर ऑब्जेक्ट का जो हमारे साथ शेप है उसे हम किस तरह कह सकते हैं या राइट किस तरह कर सकते हैं। फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। रेगुलर शेप बॉडी, रेगुलर शेप बॉडी का मतलब क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को डेस्क का एग्जांपल दे दिया, स्फीयर का एग्जांपल दे दिया, सर्कल का एग्जांपल दे दिया। द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेगुलर शेप बॉडी इज एट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, इफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हैविंग सेम डेंसिटी, मतलब हर एक साइड पे इसका जो मास हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। Then the center of gravity of right circle cylinder or cone on the axis of symmetry। अब इसका मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब सेंट्रल पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास इज सेम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम।
हमारे साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर की तरफ देखते हैं, ये सर्कल है, ये डिस्क है, और यहाँ पे हमारे साथ क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। डेंसिटी क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये रेगुलर ऑब्जेक्ट है, मतलब होमोजेनियस ऑब्जेक्ट है। होमोजेनियस का मतलब क्या है कि इसका जो डेंसिटी होगा सेम होगा। डेंसिटी का मतलब क्या है, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड आप लोग देख लो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, होमोजेनियस कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे साथ रेगुलर ऑब्जेक्ट का, कि हम रेगुलर ऑब्जेक्ट का तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग कार्डबोर्ड ले ली, ठीक है, जिसका शेप एक खास प्रॉपर शेप ना हो, या आप लोग कोई और चीज ले ली जिसका शेप हमारे साथ प्रॉपर ना हो, ठीक है। लेट्स सपोज आप लोग बाइसाइकिल ले लिए, मतलब बुक में फिगर 4.10 पे दिया गया है बाइसाइकिल, ठीक है। या यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कार्डबोर्ड का, ठीक है। आप लोग देख लिए, ये मेरे हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है, एक इरेगुलर शेप है। इसकी ग्रेविटी को या सेंटर ऑफ मास को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसकी ग्रेविटी को या सेंटर ऑफ मास को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी वी यूज ए सिंपल मेथड that is in case of a plumb line. A plumb line consists of a small metallic bob supported by a string as shown in figure. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर ऑब्जेक्ट की हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले इरेगुलर ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ ए हार्डबोर्ड, मेक होल ए बी एंड सी। इसमें से आप लोगों ने 3 होल्स करने हैं, ए बी और सी नियर द एज, एजेस के साथ। नो सस्पेंड द हार्डबोर्ड फ्रॉम ईच होल विद द हेल्प ऑफ नेल। अब आप लोगों ने हार्डबोर्ड को क्या करना है, सस्पेंड करना है, ठीक है, ईच होल विद द हेल्प ऑफ नेल सच दैट इट इज फ्री टू मूव। आपने नेल के साथ इसे लगाना है ताकि वो फ्रीली मोशन कर सके, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख ले फिगर की तरफ, ठीक है, मैंने ये हेक्सागोनल शेप कार्डबोर्ड ले लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ए बी और सी 3 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने होल्ड किया है, बी पॉइंट पर भी मैंने होल्ड किया हुआ है, सी पॉइंट पर भी मैंने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, प्लम्ब लाइन क्या किस चीज को कहते हैं, कि प्लम्ब लाइन एक आप लोगों के साथ थ्रेड होता है और उसके साथ एक स्मॉल मेटालिक बॉल को हम अटैच करते हैं ताकि उसका जो मोशन हो वो डाउनवर्ड की तरफ आ सके। उसका जो मोशन हो वो किस साइड पे आ सके, डाउनवर्ड की तरफ आ सके, मतलब ग्रेविटी की तरफ आ सके। जब उसे हम ऊपर से सस्पेंड करें तो वो डाउनवर्ड की तरफ आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, पॉइंट ए को के साथ प्लम लाइन को अटैच किया नेल के जरिए, ठीक है, और कार्डबोर्ड को तो मैंने पहले से अटैच किया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए पे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। तो आप लोगों ने बिल्कुल पेंसिल के जरिए किसी और चीज के जरिए इसके ऊपर लाइन ड्रा करनी है। फिर आप लोगों ने कार्डबोर्ड को पॉइंट बी से सस्पेंड करना है, मतलब ए डाउनवर्ड आ जाएगा, पॉइंट बी ए की जगह पे आ जाएगा। दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, प्लम लाइन को उसी तरह सस्पेंड कर दे, दोबारा बी पॉइंट के से उसी तरह लाइन ड्रा करें। इसी तरह सी पॉइंट को पॉइंट ए की तरफ लेकर आए, ठीक है। जब आप लोग सी पॉइंट को पॉइंट ए की तरफ लेकर आए और प्लम लाइन को सस्पेंड कर दे, तो फिर दोबारा एक लाइन ड्रा कर दे। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि 3 लाइंस बन गए हैं, ठीक है, 3 लाइंस। और इन तीनों लाइन ने एक पॉइंट पे अपने आप को इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को क्या किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। तो इसी तरीके से हम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर आप लोग देख ले अपनी बुक की तरफ, ठीक है, बुक के पेज नंबर 1010 की तरफ अगर आप लोग देख ले, तो यहाँ पे बाईसाइकिल का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कि इसके बाईसाइकिल का शेप भी इरेगुलर होता है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बाईसाइकिल को एक साइड पे सस्पेंड करना है और आप लोगों के साथ एक राड होगा, ठीक है। जब आप लोगों ने एक साइड से सस्पेंड किया और राड आपके साथ आ गया, तो बिल्कुल उस राड का एक लाइन ड्रा कर दे, मतलब जिस चीज के साथ दीवार की साइड पे आप लोगों ने इसे सस्पेंड किया हुआ है, या आप लोगों ने किसी और दीवार के ऊपर आप लोगों ने कागज लगाया हुआ है, ठीक है।
तो उस पे आप लोग एक लाइन ड्रा करें बिल्कुल उस राड के साथ स्ट्रेट। फिर आप लोग बाइसाइकिल को यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर की तरफ के पहले सीट से सस्पेंड किया गया था, अब जो पिछला टायर है उससे सस्पेंड किया गया है। ठीक है, तो इससे एक लाइन ड्रा करें। ठीक है, एक लाइन इससे आ जाएगा, किस चीज के जरिए, रॉड ले ली। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। फिर आप लोग बाइसाइकिल को क्या कर दे, बाइसाइकिल का जो पहला पहिया है उससे आप लोग इसे सस्पेंड कर दी। ठीक है, जब आप लोगों ने पहले पहिए से सस्पेंड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा उस रॉड को आप लोग लगा दिए और लाइंस को ड्रा कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों ने बाइसाइकिल को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और फिर एक लाइन को ड्रा करें। फिर इन सारे लाइंस को कंबाइन करें तो ये सारे लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक पॉइंट पर। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ है इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये तो हमारे साथ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरह हो, लाइक बनाना की शेप की तरफ देख ले। ठीक है, फिगर 4.11 की तरफ देख ले, सेंटर ऑफ मास आउटसाइड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास जो होता है वो आउटसाइड भी हो सकता है। अब आउटसाइड किस तरह होगा, ठीक है, तो आप अपने बुक की तरफ देख लें, पेज नंबर 1010 पे लास्ट लाइन की तरफ देख ले, द सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और मे नॉट लाइज इनसाइड द मास। इस पॉइंट का, इस लाइन का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये हमेशा इनसाइड नहीं होता, ये हमेशा इनसाइड नहीं होता, ये हमारे साथ आउटसाइड होता है। ठीक है, आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, समटाइम द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। पेज नंबर 1011 की तरफ देख लिए, फर्स्ट लाइन है, Sometimes the center of mass, center of gravity is outside the distribution of mass. Sometimes जो होता है center of mass, center of gravity जो होती है वो outside होती है distribution के। For example में क्या दिया गया है, banana is in figure 4.11 की तरफ आप लोग देख लें, has a center of gravity outside the mass distribution। इसका जो center of gravity है वो outside है mass distribution से। Also the center of mass may change its location depend upon the orientation of the object। और इसी तरह सेंटर ऑफ मास जो हमारे साथ है वो भी अपना जो पॉइंट है, ओरिएंटेशन है कि किस जगह पे इसने होना है, वो भी चेंज करता है। ठीक है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन पे कि ऑब्जेक्ट को हमने किस तरह रखा हुआ है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, ए पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन। अगर एक ऑब्जेक्ट का एक पार्ट पोजीशन चेंज करे relative to each other, the location of center of mass and center of gravity will change। center of mass और center of gravity क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ले ली, फॉर एग्जांपल लेग इज शोन इन फिगर 4.11 बी की तरफ अगर आप देख रहे इस लेग की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, इस एग्जांपल का मतलब क्या है, व्हेन लेग स्ट्रेट द मास इज आउट इनसाइड द बॉडी। जब लेग को हम स्ट्रेच रखे, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। ठीक है, आप देख ली कि इस पॉइंट की तरफ कि इस लेग को जब हम बिल्कुल स्ट्रेट रखे तो यहाँ पे हमारे साथ सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इनसाइड होगा। जब हम लेग को मतलब बेंड कर दे, ठीक है, यहाँ पे आप देख ले बुक की तरफ, बट व्हेन द लेग इज बेंड द चेंज इन मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इज शिफ्टेड आउटसाइड द बॉडी। जब हम जब हम लेग को बेंड कर दे तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस लेग की तरफ देख लीजिए, जब हमने बेंड किया हुआ है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गई है। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स के सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा इनसाइड नहीं होता ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब आप लोग एग्जांपल ले ले बनाना कि जो ऑब्जेक्ट बेंड होता है उसी का जो सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है उसी का जो मास होता है वो हमारे साथ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट जो होते हैं उसका जो मास होता है वो इनसाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के साथ ये असेसमेंट दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पे एक मास या वेट लिया गया है, या एक मिनट यहाँ पे देख ली कि हम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को किस तरह ड्रा कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख ले कि ये तो हमारे साथ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का हो गया, हम राइट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, लोकेट द, ये तो हो गया।
the center of mass and center of gravity may be inside or outside the body. For example, center of mass of banana is outside the body. Center of mass और center of gravity हमारे साथ क्या होती है, आउटसाइड द बॉडी हो सकती है, ठीक है, जिस तरह हमारे साथ बनाना का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया. सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी चेंज इट्स लोकेशन विद ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी. कंसिडर द डायग्राम ऑफ लेग. डायग्राम ऑफ लेग की एग्जांपल आप लोग ले ली, ठीक है, कि हमारे साथ ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है, अगर लेग आप लोगों के साथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, क्या हो, स्ट्रेट हो, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनसाइड होगी. अगर लेग को आप लोग बेंड करें तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके साथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने कुछ राइट किया हुआ है कि हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस किस तरह कर सकते हैं, ठीक है. द पॉइंट अराउंड विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. याद रखिए कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारे साथ मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर. वो पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पूरा वेट अपेयर हो जाए, वो पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट की पूरा वेट अपेयर हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक दो पॉइंट्स है यहाँ पे देख ली. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अकर एट ए सिंगल पॉइंट. कब सिंगल पॉइंट आएगी, द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्या हो, स्मॉल हो. सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अकर एट ए सिंगल पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्मॉल हो. एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड पे रखते हैं, ये दो पॉइंट्स अपने जहन में याद रखिए. सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेम होगी, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्मॉल हो और ऑब्जेक्ट जो हमारे साथ है, मतलब ग्रेविटी से इसका जो लोकेशन है, मतलब 10 मीटर पर है या 20 न्यूटन पर है, तो 10 मीटर पर इसका जो मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेम होगी. अब लेट सपोज आप 20 मीटर पे चले गए, 30 पे चले गए, तो वहां पे हमारे साथ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे साथ बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, असेसमेंट दिए गए हैं, ठीक है, कि इस असेसमेंट को हम किस तरह मतलब कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप लोगों के साथ ये हैमर दिया गया है, ठीक है, इसके हम किस तरह सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. याद रखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ देख ले, इसका जो हेड है वो मास ऑब्जेक्ट है, और इसका जो हमारे साथ ये जो इसका जो हेड है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या है, हैवी है. और इसका जो हैंडल है, ठीक है, वो हमारे साथ वुड से बनाया गया है, जो कि ज्यादा हैवियर नहीं है, जो कि ज्यादा हैवियर नहीं है, ठीक है. तो आप लोगों से कह रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कौन से पॉइंट पे आएगी. याद रखिए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप लोग पॉइंट करते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग किस तरह पॉइंट करोगे. यहाँ पे आप लोग देख ले कि मैंने ये पिक्चर लिया हुआ है, ठीक है. आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख लिया, लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते, यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे आप लोगों को ये हैमर नजर आता है, ठीक है. सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने एक पुट लेना है, किस चीज को, एक पुट को लेना है, ठीक है. और उस पुट के साथ साथ आप लोगों ने एक वायर को लेना है, ताकि इस हैमर को आप लोग उसके साथ अटैच कर ले, ठीक है. अब यहाँ पे जब आप लोग हैमर को एंटर कर दे, ठीक है, इस या इसको इस साथ अटैच कर ले, लेट सपोज आप लोगों ने इस हैमर को अटैच किया हुआ है, ठीक है. अब यहाँ पे आप लोग इस यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि इस हैमर का जो ओरिएंटेशन है वो आप लोग चेंज करोगे, ठीक है. कब तक चेंज करोगे, तब तक चेंज करोगे जब ये बैलेंस हो जाए, ठीक है. क्या बन जाए, जब ये बिल्कुल बैलेंस बन जाए. अब ये कब बैलेंस बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख ले बेटा, ठीक है. यहाँ पे मैंने ये ऊपर क्या है, पुट है, ठीक है. टेबल के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट मैंने पुट रखा हुआ है, उस पुट के साथ मैंने हैमर को क्या किया है, अटैच किया हुआ है, ठीक है. अब इस हैमर के ओरिएंटेशन को आप चेंज करोगे, हैमर की क्या ओरिएंटेशन को आप चेंज करोगे, एक पॉइंट आ जाएगा कि ये हैमर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, ना अपवर्ड जाएगा ना डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है. जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाए वो वाला पॉइंट हमारे साथ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ठीक है. अब ये तो है हमारे साथ मतलब हैवियर ऑब्जेक्ट का, जिस तरह बुक के में आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है, ठीक है. तो इसमें आप लोगों के साथ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ यहाँ पे
करेक्ट आ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ क्या रही है, करेक्ट आ रही है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह पॉइंट टू बी पॉन्डर की तरफ देख ले कि यहाँ पे हमारे साथ ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है, ये बंदा मतलब इस and Packer show a higher jumper using different technique to get over the crossbar. Which technique would allow the jumper to clear the highest sitting on the bar? अब आप लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो जंपर है, ठीक है, अब इस ये फिगर ए बी सी डी दिया गया है कि ये कौन से वाले पे इस के ऊपर ठीक तरह से बैठ सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख ले बेटा कि यहाँ पे मतलब इसके ऊपर ये बैठ सकता है या बेंड हो सकते हैं, मतलब ये एक जंपर है, एक हायर जंपर टेक्निक यूज करे क्रॉस बार के ऊपर ये मतलब बैठना चाहता है, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट से, पॉइंट ए बी या सी, कौन से वाले से ये क्लियर बैठेगा? तो आप लोग देख ले, फिगर नंबर ए की तरफ देख ले, फिगर नंबर बी की तरफ देख ली, फिगर नंबर सी या फिगर नंबर डी। फिगर नंबर डी में तो हमारे साथ ये बिल्कुल नामुनासिब है कि क्रॉस बार के ऊपर इस तरह की बैठ जाए, ठीक है, ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। फिगर नंबर सी की तरफ देख ले तो ये भी अनबैलेंस है, ये भी नहीं बैठ सकता। फिगर नंबर बी की तरफ अगर आप लोग देख ले, ठीक है, तो इसने अपने आप को क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। मतलब एक पाँव बेंड है, एक हैंड जो है वो बेंड है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस किया हुआ है। तो फिगर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी की तरफ अगर आप लोग देख ले तो ये हमारे साथ क्या है, ये बिल्कुल ये इस क्रॉस बार के ऊपर इसी तरह बैठ सकते हैं, ठीक है। इसकी बजाय अगर आप लोग ए की तरफ देख ले तो ए में भी हमारे साथ एक साइड ज्यादा है, दूसरा साइड कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये जंपर पॉइंट बी पे इजिली क्रॉस बार के ऊपर बैठ सकता है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ पॉइंट बी है, पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे डिफरेंट है और यहाँ पे इसने अपने आप को बैलेंस किए हुए, ठीक है। तो ये था हमारे साथ आज का टॉपिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर इरेगुलर ऑब्जेक्ट, रेगुलर ऑब्जेक्ट, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड किस चीज पे करती है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब सेम होगी, ठीक है, ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, जिसका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, शाबाश। आपने आपको अनम्यूट, जुबैर बेटा आप अपने आप को अनम्यूट कर प्लीज। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर जी जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस चीज पर डिपेंड करता है ये समझाए। बेटा सेंटर ऑफ मास जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे, क्लियर। और सेंटर यस ऑफ सर। ग्रेविटी डिपेंड करती है किस चीज पे, ग्रेविटेशन फोर्स पे। किस चीज पे? ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटी पे, मतलब वेट पे। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, वेट है। तो वेट पे वेट डिपेंड करती है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ मास डिपेंड करती है मास पे, क्लियर बेटा, मास। क्लियर। यस सर। और कुछ? बस और कुछ नहीं है सर जी। जी समझ ठीक आ है, गए। थैंक यू। अच्छा थैंक यू सर। मरियम बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर क्वेश्चन नहीं है। अच्छा बेटा, हारून बेटा आप अपने साथ माइक अनम्यूट करें प्लीज। दिया बेटा आप अपने माइक को अनम्यूट करें प्लीज। मामून आपने अपने माइक को अनम्यूट करें। सर जल्ला, ये सेंटर ऑफ सर जी ये सेंटर ऑफ मास पर जी। साइमेट्रिक ऑब्जेक्ट पर जरा समझा दें। अच्छा बेटा सुन ले, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारे साथ सिमेट्री सेम हो। सिमेट्री सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब आप अपने बुक के पेज नंबर 1010 की तरफ देख ले, फिगर 4.9 की तरफ। तो यहाँ पे आपके साथ सर्कल दिया हुआ है, डेस्क दिया हुआ है, ठीक है, और आपके साथ क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे इन सार सबका एक खास शेप है, इन सबका एक खास शेप है, ठीक है। और इसका जो मासेस है वो सेंटर से इक्वली डिवाइड किया गया है। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट उसे हम कहते हैं जिसका मास इक्वली डिवाइड हो जाए सेंटर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्लियर बेटा। यस सर। और कुछ? थैंक यू सर और कुछ नहीं।
ओके बेटा। जलाल अहमद बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर ये इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का जरा फाइंड करें। दोबारा कर दो रेगुलर ऑब्जेक्ट का। अच्छा बेटा आप यस अपने सर। बुक की तरफ देख, आप अपने बुक की तरफ देख ले बेटा। बुक के पेज नंबर 1010 की तरफ आप देख ले बेटा। यहाँ पे ये बाइसाइकिल का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। बाइसाइकिल हमारे यस साथ सर। रेगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक राइड लिया हुआ है, ठीक है, और बाइसाइकिल को हमने सीट से सस्पेंड किया है, ठीक है। अब इस Yes. राइड बिल्कुल स्ट्रेट मतलब डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पे आप Yes. लोगों ने क्या करना है, इस राड को लगा लिया एक स्ट्रेट मतलब इस दीवार पे आप लोगों ने एक लाइन लगा दिया, जो भी चीज आप लोगों ने ड्रा किया, ठीक है। मतलब मस्ट आप लोगों ने इस राड के साथ एक लाइन को ड्रा करना है। फिर बाइसाइकिल के दूसरे पॉइंट को आप सस्पेंड करें, किस चीज को, दूसरे पॉइंट को आप लोग सस्पेंड कर दें, ठीक है। और उसी से इस राड को नीचे की तरफ मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रख के, ठीक है, तो ये फिर एक लाइन ड्रा करें। तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को ज्वाइन करेगा। फिर बाइसाइकिल का जो अगला टायर है उससे हमने सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों Yes. जो है एक खास पॉइंट पे एक दूसरे को सस्पेंड सॉरी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। आप खुद देख ले, नजर आ रही है बेटा, Yes sir. Yes. ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, हमारे साथ सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि इस पे ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो Yes. सारे ओरिएंटेशन है, सारे पॉइंट्स है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वो हमारे साथ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। क्लियर बेटा? Yes sir. अच्छा बेटा अपने साथ होमवर्क नोट करें। होमवर्क आप लोगों का है कि इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट और रेगुलर ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बुक में बाइसाइकिल का एग्जांपल दिया गया है इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे फिगर 4.9 में सर्कल, क्यूब और डेस्क स्क्वायर का एग्जांपल दिया गया है। इसके अलावा आप लोगों ने दो एग्जांपल रेगुलर ऑब्जेक्ट पे और इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट पे आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है, कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को किस तरह ड्रा कर सकते हैं, या हम हमारे साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास कौन से पॉइंट पर आएगी। तो ये अपने साथ रफ नोटबुक में आप लोग ड्रा कर ले, तो आप लोगों के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस भी आ जाएगा और दोनों में जो मसले होंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा? Yes sir. एनी क्वेश्चन? शाबाश। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सर होमवर्क से दोबारा समझाए, मैं नहीं समझी। अच्छा होमवर्क की तरफ देख ले बेटा दोबारा, कि आप लोगों ने दो एग्जाम्पल रेगुलर ऑब्जेक्ट और इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट पे रफ नोटबुक में करना है। क्लियर? यस। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।